हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है वो है प्रैक्टिस सेट। इस क्लास में हम लोग 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो थोड़ा लंबा ये क्लास हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान ना होइएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? उत्तर आपका हो जाएगा सरहपा। उत्तर हो जाएगा आपका सरहपा, ख नंबर। ठीक है, चंद्रबरदाई की बात करें तो ये आते हैं आदिकाल में और सरहपा भी आते हैं आदिकाल में। सूरदास भक्ति काल में और विद्यापति भी आते हैं आदिकाल में, लेकिन जो सबसे पुराने कवि हैं वो हैं सरहपा। हम सीधे सीधे आप लोगों को उत्तर बताते चलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग खुद ही आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? उत्तर हो जाएगा सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन ये जो ग नंबर दिया है वो उत्तर सही है। प्रश्न नंबर तीन है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। घ नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयंभू को। ठीक है, डी स्वयंभू, घ स्वयंभू को। उत्तर आपका घ हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू। 5 नंबर प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा के रचनाकार मुनिराम सिंह। घ नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि देसिल बयना सब जन मिठा, ये तो विद्यापति का है। ते जैसन जप हो अवहट्टा आगे की लाइन है, तो क नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इसका उत्तर आप लोग एक पेज ले लीजिए और उस पर लिखते जाइए कितना आप लोगों का 150 में से प्रश्न सही हो रहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं सुमन राजे। घ नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1965 में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, और ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? उत्तर आपका हो जाएगा 2 भागों में हिंदी साहित्य का अतीत, और इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ किसका है? उत्तर आपका हो जाएगा बाबू गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय या बाबू गुलाब राय लिखा होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? उत्तर हो जाएगा राजा मुंज। ख नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 12 है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। कब मानी है आदिकाल की अंतिम सीमा? 1387 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। उत्तर हो जाएगा आपका 1387 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश से प्रभाव मुक्त रचना है खुमार रासो।
क नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि है? अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका पुष्पदंत। ख नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 16 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? उत्तर आपका हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और इन्होंने एक और जो पुस्तक है जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, गारसा दत्तासी का द इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, उसका इन्होंने अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा वासुदेव सिंह हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं। ठीक है, ख नंबर। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया है? उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। ख नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया है? कृष्णशंकर शुक्ल ने। उत्तर आपका हो जाएगा क नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है राम कुमार वर्मा ने चारणकाल की समय सीमा मानी है, कब से कब तक मानी है चारणकाल की समय सीमा? 1000 से 1375 विक्रमी सम्मत, ये ध्यान रखिएगा, ईस्वी नहीं विक्रमी सम्मत। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर की महामुद्रा वज्रगीति, महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? उत्तर आपका हो जाएगा सब्रपा की कृति है महामुद्रा वज्रगीति, ख नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो विवेक मार्तंड नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है, क नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, शालिभद्र सूरी की कृति है, कौन सी कृति शालिभद्र सूरी की है? तो बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की है। ठीक है, श्रावकाचार किसका है? देवसेन की श्रावकाचार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 1934 में। 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक है, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है प्रथम महाकाव्य? उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंदवरदाई, चंदवरदाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है वसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? वसंत विलास मधुकर, रोड़ा, भट्ट केदार, इनमें से कोई नहीं। तो वसंत विलास के इनमें से कोई नहीं है, उनका नाम है, इसके रचनाकार अज्ञात है, लेकिन इसका संपादन यदि पूछे कि इसका संपादन किसने किया है तो याद रखिएगा माता प्रसाद गुप्त ने, माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? उत्तर आपका हो जाएगा अबुल हसन। 28 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा राउलवेल, लेकिन यहाँ है नहीं, आगे देखते हैं। राउलवेल रोड़ कवि की रचना है, रोड़ा कवि की, राउलवेल, ग नंबर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है पौमचरियु किस छंद में लिखा गया है? कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है पौमचरियु। 30 नंबर प्रश्न है राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? तो ये हैं श्रृंगारिक लौकिक काव्य। राउलवेल के रचनाकार हैं रोड़ा कवि और संदेश रासक के अब्दुल रहमान, जो कि प्रथम धर्मेतर ग्रंथ कहा जाता है, धर्म से इतर। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है विजयपाल रासो किसकी रचना है? उत्तर आपका हो जाएगा नल्ल सिंह विजयपाल रासो।
प्रश्न नंबर 32 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा था? नागरी प्रचारणी पत्रिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है? तो प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। रूढ़ियों यहाँ पर गलत लिखा है, रूढ़ियों, ठीक है, प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी का नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ग्रियर्सन की बात करें तो उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। और एक कौन कवि हैं? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड को, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? कीर्तिलता का प्रधान रस है वीर रस। किसकी रचना है? विद्यापति की। कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। 36 नंबर प्रश्न है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं। किसको अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। प्रश्न नंबर 37 है, वज्जीय घोर निसंग रान चौहान चौदिसी किस कवि की पंक्ति है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की पंक्ति चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। 38 नंबर प्रश्न है कि संदेशों पिड़ साहिबा कहियो पाछो फिरियन देह किस कवि की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा दलपति विजय, और ये आ सकता है, प्रश्न देख लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, बालचंद बिजावई भाखा दुहु नहीं लग गई हासा किस कवि की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा आपका विद्यापति। विद्यापति की पंक्ति है बालचंद बिजावई भाखा। 40 नंबर प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 41 है कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ, जिनका नाम मच्छंदर नाथ भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है? मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रश्न नंबर 43 है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ कहा गया है जलंधर नाथ को, ठीक है, जलंधर नाथ को। बालनाथ का टीला कहा जाता है कि पद्मावत में भी आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? नाथ और सिद्धों में गिने जाते हैं नागोचज, यानी नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर। कहाँ दिया है? किस ऑप्शन में दिया है? उत्तर हो जाएगा आपका नागोचज, यानी नागार्जुन, चरपट और जलंधर का नंबर में, ठीक है। जड़ भरत नहीं है, यहाँ हरिश्चंद्र दे दिया, यहाँ भी हरिश्चंद्र दे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध। प्रश्न नंबर 46 है, जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे। उत्तर हो जाएगा नाथों का, ठीक है, नाथों का, ग नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता हैं जगनीक, जो कि आल्हा खंड भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। किसने हिंदी का सबसे पहले काल विभाजन किया था? उत्तर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिनकी पुस्तक ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? उत्तर हो जाएगा आपका क ख में नहीं दिया है, देखते हैं आगे, 49 है, श्वेता श्वेतर उपनिषद से मिलता है,
भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद से मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है? उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। हम लोग 50 प्रश्न पढ़ लिए, अब बचे हैं 100 प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, भक्ति का आंदोलन, भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, किस आलोचक का कथन है? तो यह कथन है भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ही कहते हैं कि भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। मध्वाचार्य किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित थे? तो द्वैतवाद। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि द्वैताद्वैत में कौन आते हैं, निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैत में कौन आते हैं, शुद्धाद्वैत में कौन आते हैं। ये चारों इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं कि भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं भक्ति काल के आद्य आचार्य? उत्तर हो जाएगा आपका रामानुज। इनके ही शिष्यों में आते हैं बाबा तुलसीदास। ठीक है। और रामानंद भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, रामानंद के शिष्यों की संख्या है, कितनी है रामानंद के शिष्यों की संख्या? 12। और अलवारों की संख्या कितनी है? वो भी है 12, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 55 है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णयुग मानने वाले विद्वान है। स्वर्णयुग किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 56 है, संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, कथन है, किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 57, संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है। संप्रदाय परंपरा में कौन इसमें से सबसे प्राचीन संप्रदाय है? तो ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? उत्तर भारत में किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? उत्तर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी जिस समय सिकंदर लोदी का शासन था उसी समय कबीर थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। प्रश्न नंबर 61 है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रश्न नंबर 62 है, नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? जपू जी। प्रश्न नंबर 63 है, 12 खड़ी रचना है। 12 खड़ी किसकी रचना है? मलुकदास की। दास मलुक का कह गए सबके दाता राम, ये लाइन भी मलुकदास की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। प्रश्न नंबर 64 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी। प्रश्न नंबर 65 है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ नगेंद्र ने किसको माना है? हंसावली। हंसावली किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद की। ठीक है। और सत्यवती कथा ईश्वर दास की, और मृगावती कुतुबन की, और हंसावली किसकी रचना है? हंसावली असाइद की। हंसावली असाइद की। ठीक है, यहाँ लिखते हैं असाइद की। चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, मृगावती कुतुबन की, और हंसावली असाइद की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर है। क्या अंतर है? कि जायसी की जो अवधि है वो ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि का इसमें अंतर है। तुलसी की अवधि जो है
उसमें संस्कृत निष्ठ है, ठीक है। और जायसी की अवधि जो है ठेठ है। अगला प्रश्न है, जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 68 है कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? खंड है पूछ रहा है, तो पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 60, 57, 56, 58, 57 खंड हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है और इसके लेखक हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 69 है कि जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा आपका आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला की बात आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? तो चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग मिलता है अनुराग बांसुरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? उत्तर हो जाएगा आपका शांत रस में, ग नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 हो गया। अब देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? कितनी मानी है इनके ग्रंथों की संख्या? उत्तर हो जाएगा आपका 12 ग्रंथों को इन्होंने प्रामाणिक माना है। एक और बात पूछता है कि कौन सा इनका जो ग्रंथ है वो अवधि में और कौन सा ब्रज में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 है कि भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। तो भक्तमाल का रचना काल है 1565 है, 1565। यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि ईस्वी है कि विक्रमी संवत है। 1565 नहीं 1585, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है 1585। भक्तमाल का रचना काल है 1585 ईस्वी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर पूछता है कि भक्तमाल का जो भक्तमाल जो है वह उसकी टीका किसने लिखी है? तो भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियादास ने, ठीक है। भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियादास ने, ये भी बात याद रखिएगा, प्रियादास ने, और वो 1712 ईस्वी में लिखी है, ठीक है, 1712 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगा? रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26-27, ठीक है। 2 वर्ष 6 महीने 27 दिन, यहाँ पर सीधे सीधे दे दिया है 2 वर्ष 7 महीने। 2 वर्ष 6 महीने और 27 दिन लगा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? उत्तर हो जाएगा आपका नाभादास ने। प्रश्न नंबर 76 है, रामचरितमानस, मानक हो गया है, रामचरितमानस का अंगी रस है। तो शांत रस है, इसका अंगी रस आप लोगों को तो पता ही होगा। प्रश्न नंबर 77 है, बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन है ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न नंबर 78 है, तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो इसमें जो पद हैं वो है 279 पद हैं विनय पत्रिका में। प्रश्न नंबर 78 है। प्रश्न नंबर 79 है, केशवदास का पवित्र ग्रंथ जो कि रामचंद्रिका है कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 प्रकाश में, 39, ठीक है। 39 प्रकाशों में रामचंद्रिका जो है वो विभक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी,
दोनों 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 नहीं माने जाते, तो दोनों माने जाते हैं। रसिक राम कवि रतनवीर गीता जस नखसिक छंदमाल, ये उनकी रचना है। रसिक प्रिया, रसिक राम रामचंद्रिका, रतन रतन बावनी, कवि कवि प्रिया, गीता विज्ञान गीता, और नखसिक और छंदमाल, ये जो रचना है केशवदास की हैं और क्रम से पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। रसिक राम कवि रतनवीर गीता जस नखसिक छंदमाल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं, तो रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं प्राणचंद्र चौहान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? उत्तर आपका हो जाएगा कि सूरदास अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 83 है कि 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता के प्रणेता कौन हैं? 83 नंबर प्रश्न हो गया। 252 और 84 वैष्णव की वार्ता के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गोकुलदास ने। ठीक है, गोकुलनाथ गोकुलदास लिखा होता है। और ये गोकुलनाथ जो लिखे हैं विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य, इन दोनों लोगों के, जो कि एक इनके पिता हैं और एक इनके दादाजी हैं, उनके शिष्यों के बारे में लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना की है विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, वो भी क्रम से पूछे जाते हैं कि कौन 4 कवि विट्ठलनाथ के हैं और कौन 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं, और इस पर हम डिटेल्स में क्लास लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ हम व्याख्या करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 150 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक मानते हैं निम्बार्काचार्य, जो कि द्वैतवाद में आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 86। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 87। सूर कवित सुनी, कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा आपका नाभादास की, भक्तमाल में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 88। प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? तो प्रेम 12 खड़ी नंददास की रचना है। प्रश्न नंबर 89 है रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? तो रास पंचाध्यायी जो है 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 90 है रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो रहीमदास की जो मदनाष्टक है उसकी भाषा है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 91 है अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ माना जाता है, वह है बरवे नायिका भेद, और बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? साहित्य लहरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये रसिक प्रिया कवि प्रिया दोनों केशवदास की है। साहित्य लहरी सुर सरावली ये सूरदास की है, और बरवे नायिका भेद किसका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। राग सोरठा, सोरठ हो गया है, राग सोरठा के पद किस कवयित्री की रचना है? तो यह है मीराबाई की रचना। प्रश्न नंबर 93 है गोदलिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए किस कवि की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा आपका रहीमदास की। आगे बढ़ते हैं। काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो लो गयो माखन रोटी किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है रसखान की। ठीक है, रसखान की। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न है हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। प्रश्न नंबर 96 मोर मन गिरिधर छवि पे अटक क्यों पंक्ति किसकी है? परमानंदास की, और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 97 है संतन को कहाँ सिकरी सो काम पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की है, और ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है। प्रश्न नंबर 98 केशव कही न जाय का कहिए, और यह पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 99 है जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, और यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। प्रश्न नंबर 100 है माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा यह है विद्यापति की। तो अब तक हम लोगों ने 100 प्रश्न का अभ्यास कर लिए, अब बचे हैं 50 प्रश्न, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 101 है कहे बिनु रहे न परत, कहे राम रस न परत पंक्ति किसकी है? यह है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 102 है मन रे परसी हरि के चरण, पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। प्रश्न नंबर 103 है छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई प्रीथमी झूठी, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जायसी के पद्मावत की, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, पंक्ति किसकी है? मोह सम कौन कुटिल खल कामी, पंक्ति है सूरदास की। प्रश्न नंबर 105 है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान का नाम क्या है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न नंबर 106 है कवि कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता हैं, कवि कल्पतरु ग्रंथ लिखा है किसने? चिंतामणि ने। प्रश्न नंबर 107 है रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता हैं कुलपति मिश्र। प्रश्न नंबर 108 है भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। भवानी विलास है देव की, भाव विलास भवानी विलास ये सब रचनाएं देव की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109 अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है? तो भिखारी दास का इसमें रचना रससारांश भी है, काव्य निर्णय भी है, शतरंज शतिका भी है, देव माया प्रपंच भिखारी दास का नहीं है। प्रश्न नंबर 110 है भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम क्या है? और ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदूपति सिंह। प्रश्न नंबर 111 है रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता हैं, कौन है रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता? रसलीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112 जगत विनोद ग्रंथ के प्रणेता कौन है? जगत विनोद ग्रंथ के प्रणेता कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा पद्माकर। प्रश्न नंबर 113 है पद्माभरण ग्रंथ है, पद्माभरण कौन सा ग्रंथ है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पद्माभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कौन अलंकार ग्रंथ है, कौन रस निरूपक है, कौन सर्वांग निरूपक है और कौन छंद निरूपक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114 रसराज ग्रंथ के प्रणेता हैं, रसराज किसको माना जाता है? रसराज ग्रंथ के प्रणेता मतीराम को माना जाता है। प्रश्न नंबर 115 मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की है? तो ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रम में की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? और एक कई बार पूछा गया प्रश्न है। सोलंकी राजा रुद्र ने, रुद्रराम नहीं है, सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 117 है कवि भूषण के आश्रयदाता थे, कौन थे आश्रयदाता? शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को, ये तीनों लोगों के आश्रय में रहते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर उत्तर घ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है पद्माकर के ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकारों का विवेचन है? और ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि पद्माभरण में छंद पूछा जाता है, जो छंद की संख्या है वो है 344, ठीक है, 344। और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है शिवराज भूषण, जो कवि भूषण की है रचना शिवराज भूषण, उसमें शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकारों का वर्णन किया है, ठीक है। तो इसमें मिक्स हो गया है, इसका उत्तर हो जाएगा पद्माभरण का छंद में 344 छंद, और ये इसका प्रश्न अलग हो जाएगा, तो इसको डिलीट मारिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119 नंबर प्रश्न है बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण कवि, ठीक है। कृष्ण कवि ने प्रथम टीका लिखी है बिहारी सतसई के ऊपर। प्रश्न नंबर 120 है बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं, कौन किया है उर्दू शेरों में अनुवाद? आनंदी लाल ने। प्रश्न नंबर 121 है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सतसई पर नीति शतक का प्रभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 122 है यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं, यमक सतसई के प्रणेता हैं कवि वृंद। प्रश्न नंबर 123 है घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रित थे घनानंद, रीतिकालीन कवि
रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 124 है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? उत्तर आपका हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्काचार्य जो थे। अगला प्रश्न है 125 नंबर, ए साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है? उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यह एकदम सेम टू सेम कथन दिया गया आपके बिहार SCERT की बुक में, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, SCERT में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं आलम। प्रश्न नंबर 127 है, रीति मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या है? तो उनकी प्रेयसी का नाम है सुभान या सुबहान, दोनों लिखा होता है, ये गलत है, सुभान नहीं सुबहान, ठीक है। और सुजान किसकी प्रेयसी का नाम है? घनानंद की, घनानंद की, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, इस्कनामा ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो इस्कनामा ग्रंथ के प्रणेता हैं बोधा। और यदि इश्क लता पूछे, इश्क लता, तो यह है घनानंद की, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 129 नंबर, रीतिकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? तो यह राजा पारीक्षत के आश्रित थे। 130 नंबर प्रश्न है, आखिन मुदिबे के मीस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। आँखी मुदिबे के मीस आनी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसकुलिट, उलटी कहत नवीन, और ये बार बार पूछा जाता है, कवि देव की है, देव की रचना है। कहाँ गया ऑप्शन? क ख ग घ, क में दिया गया है देव कवि, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132 नंबर प्रश्न है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, पंक्ति है किसकी है? देवदत्त की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, और ये जो पंक्ति है भिखारी दास की है और मोस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, फागु की भीर अभीरीन में गही गोविंद लय भीतर गोरी, पंक्ति है किसकी है? पद्माकर की। प्रश्न नंबर 135 है, कुंदन को रंगु फीको लगे झलके अति अनंग चारु गुराई, पंक्ति है किसकी? पंक्ति है मतिराम की है। प्रश्न नंबर 136 है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है भूषण की। ये कब लिखे हैं? जब महल की रानी रहती है और जब वो वन में जाती है, तो वही उस कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। और यहाँ पर अलंकार भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 हो गया, 37 नंबर 137 नंबर प्रश्न है कि तंत्रीनाद कवितरस सरस राग मतिरंग, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है बिहारी दास की, बिहारी दास की पंक्ति है, तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, और ये भी कई बार पूछी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है 138 नंबर, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जानो, और यह पंक्ति है ब्रजनाथ की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारी, और ये पंक्ति है घनानंद की। प्रश्न नंबर 140 है, अति छीन मृणाल के तारहु ते तिहि ऊपर पाँव दे आबनो, यह आबनो है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बोधा की है, यह पंक्ति बोधा की है, ठीक है, बोधा की। अति छीन मृणाल के तारहु ते तिमि ऊपर पाँव दे आबनो है। 140 में हो गया। 41 देखते हैं, हाँ यहाँ पर बोधा की है, क नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नयन, यह रचना है, यह पंक्ति है ठाकुर की, सीख लीनो मृग मीन खंज नयन। प्रश्न नंबर 142 है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? यह बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, और यह है सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन में बहुत ही ऋतु वर्णन संबंधी पंक्तियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न 143 नंबर, बिहारी सतसई ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है बिहारी सतसई?
लक्ष्य ग्रंथ है। रीतिकालीन कवि बिहारी का लिखा गया है लक्ष्य ग्रंथ या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान का नाम क्या है? विश्वनाथ मिश्र। श्रृंगार जब रीतिकाल कहे रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं के कहे अनुसार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। अधोलिखित कवियों के जन्म स्थान बताइए। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर माने हैं और ये माने हैं शुक्ल जी। अगला प्रश्न 146 नंबर। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी अमेठी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। केशवदास कहाँ के रहने वाले हैं? तो ओरछा नरेश केशवदास। प्रश्न नंबर 148 है कि घनानंद कहाँ के रहने वाले हैं? तो बुलंदशहर के रहने वाले हैं घनानंद। ख नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 कि देव कहाँ के रहने वाले हैं? और कई बार ये पूछा गया, देव इटावा के रहने वाले हैं। इनका जन्म पूछा जाए 73 1973 नहीं 1673, ठीक है 73। देव का जन्म है 1673। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है, पद्माकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो पद्माकर बांदा के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही थी। 150 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। और ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम थोड़ा बड़ा क्लास हो जाएगा, लेकिन प्रश्नों का अभ्यास हम परीक्षा तक करवाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।